नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो शिक्षण कौशल और जीवन कौशल का कॉम्बिनेशन पार्ट चल रहा था यूथ कंपटीशन टाइम्स में से, उसका आज हमारा पार्ट चौथा होगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा चुका हूं और ये हमारा चौथा, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा। उसके बाद वो भी हमारा सब्जेक्ट जो दिया गया है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 नंबर शिक्षण कौशल से और 10 नंबर जीवन कौशल से, दोनों से 10-10 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ये वीडियो 20 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों का कॉम्बिनेशन पार्ट दिया गया है। तो अगर आप सहायक अध्यापक जो प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं होती है सुपर टेट, उसकी तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ध्यान रखिएगा, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसकी इस वीडियो में चर्चाएं होती हैं। तो आज का हमारा चौथा पार्ट और चौथे पार्ट का पॉइंट नंबर पहला, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। जब उनकी त्रुटियां आपको पता चल जाती है तो उसका उपचार ही किया जाता है। अगला पॉइंट, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण को जानने और समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध, उसको कहा जाता है। अगला पॉइंट, शिक्षक की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है शिक्षक की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत तीनों बिंदुएं आते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? तो 3 तत्वों का होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? तो प्रेषक, संदेश और ग्राही घटक जो होते हैं यह संप्रेषण के तीनों घटक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। रेमंड जी का ये कथन है। अगला पॉइंट, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है तो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ, तो छात्रों की दुर्बलताओं और कठिनाइयों का पता चल जाता है और छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है इसके माध्यम से, तथा कठिनाइयों का निराकरण होता है। उपचारात्मक शिक्षण की ये लाभ हैं। अगला पॉइंट, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तो करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, शिक्षण प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि जो है यह शिक्षण प्रविधि कहलाती है। अगला पॉइंट, शिक्षण की नवीन विधियां, बाल केंद्रित विधियां हैं, गतिविधि आधारित विधियां जो है ये नवीन विधियां हैं शिक्षण की, यानी कि सिखाने की ये नवीन विधियां प्रचलित हुई हैं। अगला पॉइंट, अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो नीचे दिया गया है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये 3 प्रकार के अधिगम अनुभव होते हैं। अगला पॉइंट पर चलते हैं, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो वह 3 प्रकार की होती है। गतिविधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। गतिविधियों के श्रेणी हैं तो शारीरिक व मानसिक, ये दोनों एक साथ। तो पहले शारीरिक, फिर मानसिक और फिर शारीरिक व मानसिक ये गतिविधि होती है। मतलब गतिविधि छोटे उम्र से स्टार्ट हो जाती है, बच्चा छोटे उम्र से स्टार्ट कर देता है, तो छोटे उम्र में वो मानसिक का प्रयोग ज़्यादा करता नहीं है, शारीरिक का ज़्यादा प्रयोग करता है। उसी के आधार पर आप जोड़ लीजिएगा। भाषा की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा की दक्षताएं होती है। अगला पॉइंट, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक छात्र को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक मानसिक रूप से क्रियाशील करना, ये सहगामी शिक्षा का उद्देश्य होता है। सहगामी शिक्षा का मतलब जो होता है कि जो शिक्षण से अन्य एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे खेल, विद्यालय में जो प्रोग्रामों का आयोजन, बच्चों पर कुछ चीज़ों का प्रभुत्व सौंपना, तो ये सब सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है
स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना और शारीरिक दंड को हटाना, यह बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, एक बार उसका स्विच दब गया और उसका दरवाजा खुल गया और मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। तो थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत है, बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक किलपैट्रिक हैं। अगला पॉइंट डाल्टन पद्धति के जनक पार्कहर्स्ट महोदय जी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग व शिक्षण प्रविधि कहलाता है। किसका कथन है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, यानी कि वो अपने खुद से पूछता है प्रश्न, वो सबसे ज्यादा उसको सीखने में सहायता करता है। तो बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, ये बातें ने रूसो ने कहा है। अगला पॉइंट बालक ने अपना प्रयोग किया है तो कुत्ते पर किया है, ध्यान रखिएगा। पावलाव कुत्ते पर अनुबंधन का सिद्धांत। किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर होती है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। पहले बड़े चीजों की बताई जाती है, फिर छोटे छोटे चीजों के बारे में बताया जाता है बच्चों को, इसी की बात कर रहा है। अगला पॉइंट दूरस्थ वस्तुओं के बारे में विचार करना कहलाता है कल्पना। जब किसी दूरस्थ वस्तु के बारे में आप सोचते हैं तो वो कल्पना हो जाती है, लेकिन जब वही सोचकर आप उसका सत्य हो जाता है, मतलब जो आप सोच रहे हैं वो हो जाता है निश्चय में, तो वह उसका परिकल्पना कहलाता है। अगला पॉइंट यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। आप मान लीजिए हमें जानकारी किसी भी चीज़ के दे रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ और आपको वो समझ में आ जा रहा है, तो वो तो एक संप्रेषण हुआ ना। अगला पॉइंट टीएलएम का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, याद रखिएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम का फुल फॉर्म होता है। शिक्षण सहायक सामग्री जिसको कहते हैं हम। किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? मतलब पूर्ण से अंश की ओर। और किसका शिक्षण सूत्र है? तो गेस्टाल्टवादियों का शिक्षण सूत्र है। वो कहते हैं भैया किसी भी चीज को पहले पूरा बताओ, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दिया जाता है। पर्यटन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पर्यटन के प्रकार है, संक्षिप्त, लघु या सामान्य और विस्तृत पर्यटन, ये 3 प्रकार इसके होते हैं। अगला पॉइंट खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है। किंडरगार्टन, डाल्टन और मॉन्टेसरी पद्धति जो है ये खेल विधि पर आधारित पद्धतियां है। वाद विवाद प्रविधि खोज करता है हेनरी और आर्मस्ट्रांग नामक वैज्ञानिक है, वो वाद विवाद प्रविधि के जनक हैं। वर्णन प्रविधि आधारित होती है तो पूर्ण से अंश, ज्ञात से अज्ञात के सूत्र पर यह आधारित होती है। कौन सा? ये वर्णन प्रविधि। अगला पॉइंट है कि सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है सूझ का सिद्धांत, और वो भी गेस्टाल्टवादियों का ही सिद्धांत है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का पढ़े होंगे। चिंपांजी के अंदर सूझ अचानक उत्पन्न हो गई थी और उसने केला प्राप्त कर लिया था। अगला पॉइंट उत्तम टीएलएम की विशेषता है बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए और बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। ये उत्तम टीएलएम की विशेषता कहलाती है। अगला पॉइंट सीखने में सहज संबंध को बताया है तो वह पावलाव ने बताया है। सहज संबंध कहीं मिल जाए भैया पावलावे पर जाइएगा, कुछ मत छोड़िएगा पावलाव से, ठीक। अगला पॉइंट है कि किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्या शक्ति को विकसित करने में सहायता करती है, तो वो रायबर्न महोदय जी का है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है किसका कथन है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह रूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थिति को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगम प्रदान करते हैं। डॉक्टर मैकिन्टायर और वाइट का ये कथन।
अगला पॉइंट है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ग निश्चित किया गया है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था बच्चों के लिए। अगला पॉइंट, संविधान की धारा में यह उल्लिखित किया गया है कि संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ करानी जाएगी। धारा 45 में ये कही गई है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक के संबंध में किस दार्शनिक व्यक्ति का कथन है कि सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है, तो डॉक्टर एस चक्रवर्ती ने कहा है। अब चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी जी हैं, ध्यान रखिएगा। वर्धा योजना के जनक जो है महात्मा गांधी जी है। 1937 में इन्होंने वर्धा नामक स्थान पर ये योजना का शुभारंभ किया था। प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति गठित है। इस समिति का दायित्व है विद्यालय के विकास की योजना बनाना। इस समिति का दायित्व होता है ग्राम शिक्षा समिति का। किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉबेल हैं। इसको बालोद्यान पद्धति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सुपरटेट का। बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी 20 नवंबर 1989 में। इस डेट को याद रखिएगा, इतना बार ये पूछा जाता है ना कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है, किसका कथन है? तो अरस्तु महोदय जी का है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, रूसो के अनुसार विद्यालय में अनुशासन का स्वरूप होना चाहिए, तो आत्मानुशासन यानी कि खुद की आत्मा में, खुद के व्यवहार में अनुशासन स्थापित करना चाहिए, रूसो का ये कथन है। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दिवा स्वप्न के लेखक गिजुबाई, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है, किस शिक्षा नीति में शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर की एकरूपता लाने पर बल दिया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बागीचा तथा शिक्षक माली होता है? ये फ्रोबल ने कहा है। इन्होंने कहा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बालक जो है पौधे होते हैं और उसको सींचने का कार्य जो है, पाठशाला जो होता है वो बागीचा होता है, और शिक्षक जो है वह माली होता है। ये फ्रोबल महोदय ने कहा है। तो स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला पॉइंट, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अच्छा, ये ट्रिक से याद रखिएगा, नाटी है हमारा बेबी, नाटी क्या है? हमारा बेबी है। तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अगला पॉइंट है कि किसका कथन है कि समग्र नामांकन की समस्या समाधान के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, जो कि शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध करने पर ही संभव है। दुबे महोदय जी ने ये कहा है। हस्तकला शिक्षा पर किसने बल दिया? गांधी जी। बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा गांधी जी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किसका कथन है कि किसी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधान सभाओं, न्यायालयों, कारखानों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है? बाल कृष्ण जोशी ने कहा है कि किसी देश की प्रगति का जो निर्माण होता है वह विद्यालय में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है और अगला पॉइंट है हमारा कि किसका कथन है कि औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय शिक्षाओं से वंचित बालकों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत शिक्षा व्यवस्था की वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है? वो दुबे महोदय जी ने कहा है। जो वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था होती है ना, वो जो वंचित बच्चे होते हैं उनके लिए वो होती है।
पंचपदी प्रणाली के जनक जो है हर्बट है। हर्बट पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए समान शिक्षा, सभी को एक पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षित करना और प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को प्रासंगिक करना है। ठीक, आगे चलते हैं। EFA का पूरा नाम एजुकेशन फॉर ऑल होता है। पेयजल में आर्सेनिक से होने वाले रोग कौन सा है? तो कैंसर या स्नायु रोग कहते हैं आर्सेनिक की मात्रा से होने वाला। पेयजल में फ्लोराइड से होने वाला रोग है दांतों का पीले धब्बे हो जाते हैं। फ्लोराइड जब बढ़ जाता है तो दांतों का पीला रंग हो जाता है। अगला पॉइंट, जनसंख्या शिक्षा ऐसी विश्वसनीय ज्ञान की विधियों का शिक्षण तथा सीखना है जो जनसंख्या के फलस्वरूप तथा जनसंख्या परिवर्तन के मानवीय परिणामों की खोज करता है। मार्शियालॉजी का ये स्टेटमेंट है। अगला पॉइंट है वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय और वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अगला पॉइंट, क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है तो जॉन डीवी ने दिया है, क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को। अगला पॉइंट, मॉन्टेसरी प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया है अपने पाठ्यक्रम को। तो ये थे हमारे पार्ट चौथा और वो भी समाप्त हो गया। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।